ओम सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। मैं आज आपको समाज के एक ऐसा आईना दिखाना चाहती हूँ जो कि प्रत्येक व्यक्ति, खास करके औरतें, सिर्फ और सिर्फ अपने संतानों के लिए अच्छा सोचती हैं कि हमारी संतान सुखी रहें, अच्छा पढ़ा लिखें, अच्छी उनकी ख्याति हो ताकि हमारा नाम और रोशन कर सकें। यदि कोई भाई बहन का बच्चा भी अच्छा दिखाई देता है तो उनको जलन होती है, लेकिन ऐसा करना कोई अच्छा स्वभाव नहीं है, कोई अच्छे इंसान का कार्य नहीं है। लेकिन पता नहीं ये अवगुण कुदरत ने ही स्त्रियों को दिया है या फिर उन्होंने खुद ही उसे पनपने दिया है, जो कि खुद के लिए घातक है। हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनों का भला सोचकर, अपनों के बारे में सोचकर हम उनका बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा तो हमारा भला तब करेगा जब हम दूसरों का करेंगे। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जब हम आत्मा से दूसरे का भला चाहेंगे, करेंगे, तो हम बहुत अंदर से खुश होंगे और हमें आत्म शांति मिलेगी कि चलो मेरे द्वारा किसी का तो कोई अच्छा कार्य हुआ जिससे कि उसकी जिंदगी, उसकी पूरी की पूरी लाइफ पटरी पर आ जाए और वो हमेशा ही सुख रहे। यदि हम किसी को दुखी देखते हैं तो अंदर ही अंदर अपने भाव व्यक्त करते हैं कि इस इंसान की करनी इसके साथ चल रही है। अच्छा हुआ यदि ये दुखी है तो ये बड़ा करता था, बड़ा यूं करता था, अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तू इस इंसान का मजाक बना के अपने अंदर खुशी महसूस करके परमात्मा का अपमान कर रहा है। क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं कि तेरे दुख में दुखी नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा को सब कुछ ज्ञात होता है कि ये इंसान दूसरे को दुखी देखकर कितना सुखी है। कहते हैं ना कि कलयुग के अंदर कौन सुखी होगा। कोई ज्ञानी इंसान कहता है कि कलयुग के अंदर इतने भ्रमित इंसान होंगे कि दूसरे को दुखी देखकर खुशी महसूस करेंगे, लेकिन यदि कोई दूसरा खुश दिखाई देगा तो अंदर ही अंदर उससे जलना शुरू कर देंगे और परमपिता से हमेशा ही उसके लिए ऐसा सोचेंगे कि इसको तो कहीं ना कहीं हानि होनी ही चाहिए ताकि इसको अपने आप का पता चले कि तू क्या है, कौन है, तूने क्या क्या कर्म किए हैं। लेकिन इंसान के सोचने से इंसान की दुर्दशा नहीं होती, वो तो परमात्मा उसे उसके कर्मों का फल खुद ही दे देता है। अब कर्मों के फल के ऊपर और अच्छी भावनाओं के कारण जो इंसान आगे बढ़ते हैं उनके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। एक नगर के अंदर बड़ा परिवार रहता था, जिसके अंदर दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई और रामेश्वर खुद तथा उसकी बीबी रहते थे। अब बड़े भाई के भी 2 बेटियां और एक बेटा था। जो मंझला रामेश्वर था उसके पास
एक बेटी थी। छोटे के पास भी 2 बेटियां और एक बेटा था, लेकिन एक्सीडेंट के अंदर रामेश्वर और उसकी पत्नी दोनों ही गुजर जाते हैं और उनकी एक बेटी जो कि स्कूल में जाती थी, 7-8 साल की थी, वही रह जाती है। अब उसकी रमा की परवरिश दादा दादी के भरोसे रह गई। ज्वाइंट परिवार था तो चाचा चाची, ताया ताई को भी उनकी जिम्मेवारी संभालनी पड़ी। अब दादा दादी अपनी पोती के लिए हर समय सोचते थे कि हमारी बेटी कैसा भाग्य लेकर आई है, न तो पिता रहे न मां रही, पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। वो हमेशा ही सोचते हैं कि हमारी लाडली हमारे सामने ही पढ़ लिख कर समर्थ हो जाए तथा इसको कोई अच्छा वर देखकर शादी कर दें, ताकि हमारे जिंदा रहते हुए अपनी पोती का सब कार्य कर सकें और ये देख सकें कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब दादी बहुत प्यार करती थी, उसे नहलाती, अच्छा भोजन करवाती, तैयार करके स्कूल भेजती, क्योंकि चाची ताई तो अपने ही बच्चों में व्यस्त रहती थी। अब जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो रमा अपने दादा दादी को ही बोलती कि मुझे फलां चीज की जरूरत है। स्कूल से आती, भाग कर दादी के पास जाती और दादी के लिपट कर लेट जाती कि दादी माँ आप ही मेरा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दादी माँ भी उसे लाड प्यार तो करती थी, लेकिन अच्छे संस्कार भी दे रही थी। उसने रमा को बहुत अच्छे संस्कार दिए, सबकी इज्जत करना सिखाया, पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहना सिखाया, सबके प्रति आदर भाव सिखाया और हमेशा ही ये कहती थी कि तेरी ताई चाची नहीं बल्कि तेरी माँ है और इनका अपनी माँ की तरह आदर किया कर, इज्जत किया कर और माँ की तरह लाड प्यार किया कर। लेकिन चाची ताई तो अपने आप में ही सुलगती रहती थी और सोचती थी कि ये बिना माँ बाप की बच्ची हमारे ऊपर पत्थर बैठ गई है और दादा दादी इसी को चाहते हैं, हमारे बच्चों की तो सोचते ही नहीं है। अब ताई ने भी, चाची ने भी अपने बच्चों के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारे दादा दादी को तो सिर्फ रमा ही दिखाई देती है, सभी कुछ इसके लिए ही करते हैं, तुम्हें तो अपने पोता पोती मानते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दादा दादी उसकी केयर इसलिए करते थे क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। उसके लिए तो दादा दादी ही माँ तथा बाप दोनों ही थे, जो कि दादा दादी उसे माँ बाप दोनों का प्यार देना चाहते थे तथा उसे ये महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि रमा के माँ बाप नहीं हैं। अब समय बीतता गया, रमा बड़ी होती गई, पढ़ाई में भी बहुत कुशल थी, होशियार थी, अपनी क्लास में अव्वल आती थी, हमेशा ही वजीफे लेकर आती थी। अब जब भी कोई भी इनाम मिलता दौड़ती हुई दादा दादी के पास आती और कहती, दादू देखो मैंने आज अपनी क्लास में ये इनाम जीता है, मैंने कविताएं सुनाई जो सबसे अच्छी थी, मैंने भाषण दिया जो सबसे अच्छा था। रमा खेल कूद में भी अच्छी थी, जब भी स्कूल में कोई खेल होता रमा अव्वल दर्जे पर आती और उसे प्राइज मिलता। अब जब भी दादा दादी कहीं बाहर मंडली में बैठते, रमा की बड़ाइयां करते कि हमारी पोती के माँ बाप नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत टैलेंटेड है, होशियार है, हमेशा ही स्कूल में अव्वल आती है और इनाम लेकर आती है। ये बात सुनकर ताई चाची और भी जल भुन जाती और कहती कि इन्हें तो सिर्फ रमा दिखाई देती है, हमारे बच्चों का तो ध्यान ही नहीं करती। जब भी दादा दादी 2-4 रुपए रमा को दे देते, अपने बच्चों को सिखा देती और बच्चे जाकर कहते हैं, दादी हमें भी पैसे चाहिए, क्या हम आपके पोता पोती नहीं हैं। अब दादी उनको भी देती, परंतु फिर भी
उनकी मायों को ये गवारा नहीं होता कि दादा दादी तुम्हारे बच्चों से भी प्यार करते हैं। वो तो सोचती सिर्फ रामा से प्यार करते हैं, हमारे बच्चे तो इन्होंने अच्छे ही नहीं लगते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दादा दादी के लिए तो सब एक जैसे थे। सबको चीज लेके आते, बाजार से खरीदारी करके लाते, तो सभी बच्चों के लिए कपड़े लेके आते, सभी बच्चों के लिए फल मिठाइयाँ लेके आते और उन्हें बराबर बराबर हिस्सा करके देते। परंतु फिर भी ताई चाचियों को रहता कि रमा को पता नहीं क्या खिला दिया है, हमारे बच्चों को कम देते हैं, रमा को ज़्यादा देते हैं। हमेशा ही अपने बच्चों को उल्टा सीधा सिखाती। जब रमा अपने दादा दादी के पास होती तो कहती, जाओ सुनो कि तेरे दादा दादी रमा को क्या कह रहे हैं। अब वो संस्कारी बातें बताते, सबकी इज्जत करना सिखाते, लेकिन उन बच्चों को तो सिर्फ चुगली ही पसंद आती। जाके अपनी माँ को उल्टा सीधा बोलते कि दादी आपके बारे में कह रही थी कि मेरी बड़ी बहू काम नहीं करती, मेरी छोटी बहू काम नहीं करती, रमा से जलती हैं। अब चाची ताई और भी ज़्यादा खफा हो जाती और अपने सास ससुर का अपमान करती। कहती कि तुम्हें तो सिर्फ एक रमा दिखाई देती है, इसके माँ बाप क्या गुजरे, ये हमारे सिर पे एक पत्थर रखा गया है, पता नहीं ये पत्थर कब उतरेगा और हमें कब चैन की सांस आएगी। उससे दादा दादी खफा हो जाते और कहते, हम इस पोती के लिए तुम्हारे से कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं करवा रहे, फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सिर पर बैठी है। हमारा बेटा था, बहू थी, उनका भी हिस्सा इस घर में है, उनकी भी जायदाद है, उनका भी सब कुछ है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो। अब क्या होता है कि जो ही रामा ने +2 की, दादा ने अपने दोस्त के पोते के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया और कहा कि मेरी पोती बहुत गुणी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, सब काम बड़ी कुशलता से करती है, संस्कारी है, इसलिए मैं तेरे घर में तेरे पोते को ही अपनी पोती देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये मलाल न रहे कि कोई मेरी पोती को दुखी करेगा, क्योंकि मैं तेरे को भी समझता हूँ और तेरी पत्नी को भी समझता हूँ। बेटा बहू तुम्हारी अच्छी मानते हैं तो पोता भी अच्छा ही मानता है, हमेशा मुझे दादू कहकर पुकारता है, राम राम श्याम श्याम करता है, जो काम कहते हैं वही करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सुंदरदास तेरे पोते से मेरी पोती की शादी हो जाए। अब सुंदरदास बहुत खुश हुआ, क्योंकि बचपन से ही रमा को देख रहा था कि कितनी सुशील बच्ची है, सुंदर भी थी, सुडौल भी थी और हर कार्य में दक्ष भी थी। सुंदरदास खुश हो जाता है, अपने लड़के को बुलाता है, बहू को बुलाता है और कहता है कि मैंने प्रवेश की शादी रमा से तय कर दी है, उसे देख आओ और सगन दे आओ, क्योंकि वो बच्ची भी हमें बचपन से देख रखी है। लेकिन जो समर्थ की मम्मी थी, प्रवेश की मम्मी थी, वो हमेशा ही लालची स्वभाव की थी और चाहती थी कि जब भी मैं प्रवेश की शादी करूंगी, घना सारा धन लेके आऊंगी, नौकरी वाली बहू लेके आऊंगी और पता नहीं मेरे को भी कितने गहने देंगे, मेरे लड़के को भी काफ़ी देंगे। उसके ख्याल कुछ और थे, लेकिन अपने ससुर के सामने, सुंदरदास के सामने उनके बेटे की पत्नी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि सुंदरदास पैसे वाला और दबंग इंसान था। अब उसने जैसा ही कहा वैसे ही बेटा बहू अपने लड़के को लेकर, प्रवेश को लेकर रमा को देखने के लिए तैयार हो गई। अब रमा के दादा दादी ने कहा कि आज रमा को देखने आ रहे हैं और इसके लिए अच्छे कपड़े खरीद लो, ताकि वो लोग आए तो ये पुराने कपड़ों में न मिले। अब चाचियां कहती हैं, अपनी लड़कियों को सिखाती हैं, ताई अपनी लड़की को सिखाती है कि तुम भी अच्छे कपड़े मांग लो दादा दादी से, क्या अकेली रमा ही थोड़ा ही है। अब दोनों पोतियों ने कहा कि दादू हमें भी अच्छे कपड़े चाहिए,
हम भी रमा को देखने आएंगे तो नए कपड़े पहनेंगे। अब दादू मजबूर था, उसने तीनों बेटियों के ही अच्छे कपड़े लेकर आए और रमा को के लिए और भी कुछ लेके आए, क्योंकि उसको तो देखने वाले थे। अब उसी के बारे में ताई चाची ने कलह कर दी कि रमा के लिए ज़्यादा लेके आए हैं और हमारी बेटियों के लिए कम लेके आए हैं। लेकिन उसके दादू ने सबको चुप कराया तथा उसके चाचा और ताऊ को कहा कि तुम अपनी पत्नियों को संभालो ताकि ये शोर ना करे और मेरी पोती की शादी हंसी खुशी से हो जाए। अब उसके जो ताऊ और चाचा थे वो भी उन्होंने सिखा दिए कि तुम्हारा बाप तो, तुम्हारे ये माता पिता तो सिर्फ एक ही पोती को चाहते हैं, दूसरियों को चाहते ही नहीं हैं। उन पर उन्होंने कहा पिताजी हमारे से तो बात ही नहीं की, आपने रमा का रिश्ता भी तय कर दिया। अब उसके दादा ने कहा भाई सुंदरदास मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने उसके पोते से रिश्ता तय किया है। तुम्हें मैं अभी बताता ही इतनी देर में बहुओं ने कलह कर दी और मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। सो आप तैयारी कीजिए और वो लोग आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि प्रवेश लड़की को देखने आ जाता है और उसके माता पिता तथा दादा दादी भी साथ होते हैं। अब लड़की तो पहले देखी भाली थी, क्योंकि उनका पारिवारिक संबंध था। अब सुंदरदास को तो पता ही था अपने दोस्त का कि इसके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, पोती है, जिसको कि हमारे यहाँ कन्यादान करेंगे, लेकिन वो सुशील कन्या है, उससे हमारा घर की लक्ष्मी आएगी और हमारे घर को बहुत अच्छा बना देगी। लेकिन जो प्रवेश की मम्मी थी उसे तो धन चाहिए था। अब वो अपने ससुर के दबाव में रमा को अपना तो लेती है, लेकिन उसके मन में रहता है कि क्यों न दहेज वाली लड़की ली जाए, लेकिन ससुर के आगे वो चुप रही। अब वहीं पर सगन दिया गया, ब्राह्मण बुलाया गया और शादी की डेट भी धर दी। अब प्रवेश बहुत अच्छा लड़का था, उसका बहुत ही अच्छा बिजनेस था और वो भी ऐसी लड़की चाहता था जैसे कि रमा थी। अब वो देखकर रमा से बात करके चला जाता है और उसका फोन नंबर ले जाता है। अब फोन पर दोनों बातें करती है और प्रवेश और रमा एक दूसरे से गहरा प्यार करने लग जाते हैं। अब ज्यों ही प्रवेश की शादी नजदीक आती है, वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं रमा को कुछ अपने साइड से दिलवाना चाहता हूँ। अब उसके दादा दादी से भी आग्रह करता है कि मैं रमा को अपनी साइड से कुछ दिलवाना चाहता हूँ। अब दादा दादी कह देते हैं कि बेटा ले जाओ और जो भी तुम्हें दिलवाना हो दिलवा दो। अब उसकी चाची और ताई तुनक पड़ती हैं कि तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो चुका है, तुम क्या कर रहे हो, जवान बच्चे हैं, हमारी बेटियां भी इनके साथ जाएंगी, क्योंकि जवान बच्चे पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर दें, क्या तुम हमारा मुंह काला करवाओगे। रमा तो इस घर से चली जाएगी, तुम्हारा स्वर्गवास हो जाएगा और हमारी बेटियों को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो ये सब भुगतना पड़ेगा। अब वो अपनी बेटियों को साथ भेज देते हैं और उधर से जो रमा की चाची थी वो उसकी रमा की सास को फोन लगाती है और कहती है यदि आपको ज़्यादा दहेज चाहिए तो मेरी बेटी से शादी कर दीजिए अपने प्रवेश की, हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है, मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा धन दूंगी। अब प्रवेश की मम्मी भी उसकी बातों में आ जाती है और प्रवेश जब रमा को छोड़ने आता है तो उसकी मम्मी उधर ही मिलती है उसके ससुराल घर में और कहती है बेटा इधर आ, तूने जो दिलवा दिया वो ठीक है, लेकिन मुझे तो दहेज चाहिए और मैं इस लड़की रमा के लिए नहीं मानूंगी। इसके जो चाचा की लड़की है सुधा, उसका रिश्ता तेरे लिए पक्का करने आई हूं। अब इस पर प्रवेश बिगड़ जाता है और कहता है कि माँ ये बच्चों का खेल नहीं है, मैंने रमा से प्यार किया है और मैं रमा से ही शादी करूंगा। अब समर्थ भी
प्रवेश भी अड़ जाता है और कहता है कि मैंने तो रमा से ही शादी करनी है, और रमा से ही शादी करता है तथा वो बड़ी खुशी हंसी से रहते हैं तथा उनके घर को धन धान्य से भरपूर कर देते हैं और अच्छी तरह से गृहस्थी का पालन करते हैं। यदि भाग्य का लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, चाहे लालच दे या कुछ दे, क्योंकि रमा के भाग्य में तो प्रवेश ही था जो उसे पति रूप में मिला और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी। यही था मेरा वीडियो कि किसी से जलने से कुछ नहीं होता, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है और खाम खा की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जय हिंद।